हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रश्न को, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। यानी कि आप 25 प्रश्नों से आप 100 प्रश्न तैयार कर पाइएगा इस वीडियो से। इस वीडियो से आप 25 प्रश्न से फैक्ट के साथ 100 क्वेश्चन तैयार कर पाइएगा। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट पार्ट 2 सून फॉर नेक्स्ट वीडियो। इसका यह पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा अगर आप लोगों को इस वीडियो का सपोर्ट रहा तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप प्रश्नों के लेवल को देख लीजिए, यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा इस वीडियो को तो यह वीडियो कंटिन्यू चली जाएगी इस चैनल पे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है प्रीवियस ईयर में। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल। किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ये क्वेश्चन पूछा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 1956 किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था वृद्धि का, तो 2.1, और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, तो वो हुई 3.6। देखिए, टारगेट रखा गया था 2.1 का, और रियल में हुआ 3.6 से वृद्धि हुआ %। और देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। यह योजना कृषि मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर आधारित थी। इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन पूछता है कि किस योजना में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में 5 IIT स्थापित किए गए थे। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, और पूछता है बहुत कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो दूसरी थी 1956 से 1961। तो 1956 से 1961 यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था। और बहुत पूछता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना वो 1974 से 1979 तक 1974 से 1979 तक चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न रूप में जाना जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जा सकता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था दिया है विकासशील अर्थव्यवस्था, कम विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। वहीं चीन, अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश की राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश की राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, यह हो जाएगा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। देखिए, प्रश्न पूछता है कि राजकोषीय नीति कौन जारी करता है। तो वो जारी करता है RBI, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राजकोषीय नीति जारी करता है। और देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है, देखिए, राजकोषीय घाटा अगर पूछेगा कि राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है कुल व्यय। राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति। उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति। कुल राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए,
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है तो MSP। तो निम्न में से कौन सा निकाय फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो वो करता है CACP। CACP का पूर्ण रूप होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। CACP का पूर्ण रूप होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसे हिंदी में कहते हैं CACP। तो यही MSP के लिए करता है। देखिए नीति आयोग, नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखिए इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। पूछेगा कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछेगा योजना आयोग का नाम बदलकर कब नीति आयोग किया गया? तो वो किया गया 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए नाबार्ड है। तो नाबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह क्षेत्रीय बैंकों का एक विनियम शीर्षक है। तो नाबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। FCI का मतलब है भारतीय खाद्य निगम। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को माना जाता है? यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे माना जाता है? तो कृषि को। कृषि, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जितने भी विनिर्माण की चीजें हैं वो सभी, देखिए जितने भी उत्पादन की चीजें हैं सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। प्राथमिक क्षेत्र 3 क्षेत्र कृषि की मानी जाती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र, इसके अंदर हॉस्पिटल, बैंकिंग ये सब आ जाएंगे, ट्रेवल। और द्वितीयक में होता है विनिर्माण की चीज, जितने भी विनिर्माण की चीजें ये सभी द्वितीयक में आ जाएंगी। और प्राथमिक में उत्पादन की चीजें। तो देखिए कृषि क्या है? कृषि उत्पादन की है तो कृषि प्राथमिक में आ जाएगा, प्राथमिक। तो देखिए कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो कृषि। पूछेगा सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि, मधुमक्खी पालन, मछली पालन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लग रही है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे इस RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GK GS की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास दी जा रही है। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में नीचे दिया गया है। इस पे यह क्लास सभी यूपी पुलिस सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके चलाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन में दम है या नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से कौन सा संबंधित है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर की ही है और बहुत ज़्यादा पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से कौन सी समिति है? तो वह है नरसिम्हन समिति।
नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है। और देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि राजा चेलैया समिति, तो यह है कर प्रशासन यानी कि कर सुधार से। राजा चेलैया समिति ये हो जाएगा कर सुधार से। अब देखिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन, तो देखिए नई शिक्षा नीति ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति से संबंधित है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति से है नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति से। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष कितने में समाप्त हुई? तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में समाप्त हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में समाप्त हुई। भारत 10वीं योजना के अंत तक सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। क्वेश्चन पूछता है कि किस अर्थव्यवस्था में, किस योजना में, देखिए किस पंचवर्षीय योजना में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि सबसे अधिक थी? तो वो थी 10वीं में। किसवीं में थी? तो 10वीं में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था। एक क्वेश्चन पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना कौन किसके अंतर्गत आती है? तो पंचवर्षीय योजना कौन मंजूरी देता है या पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता है? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को लागू करता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि किसका सूचक है? तो वह है आर्थिक वृद्धि का सूचक। किसका सूचक है? तो वह आर्थिक वृद्धि का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद, इसको किस इंग्लिश में कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह है गोवा में। गोवा में भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब देखिए गोवा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे सिविल सेवा संहिता लागू हुआ है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन पूछता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसे कहते हैं समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44। देखिए आर्टिकल 44 यानी चार समान है, तो इसकी प्रकार याद करते हैं। तो आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल, और देखिए गोवा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो गोवा भारत शासित प्रदेशों में गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर पूछेगा कि दूसरे नंबर पे कौन है प्रति व्यक्ति आय के रूप में, दूसरे नंबर पे कौन है? तो वो है राजधानी दिल्ली। भारत की दूसरी सबसे अमीर अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन पूछेगा अगर पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे गोवा, और दूसरे नंबर पूछेगा तो दूसरे नंबर पे हो जाएगी दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगी। और देखिए गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गोवा की जनसंख्या है 18.2 लाख। गोवा की जनसंख्या है 18.2 लाख। गोवा का स्थापना कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। अब देखिए पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है 9.3 करोड़।
पंजाब। पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब की जनसंख्या है 2.8 करोड़। गुजरात। गुजरात का गठन अक्टूबर 2021 में हुआ था। देखिए, पश्चिम बंगाल और पंजाब और गुजरात सभी का गठन अक्टूबर 2021 में हुआ था। अक्टूबर 2021 में गठन नहीं, सॉरी, अक्टूबर 2021 का अपडेट बता रहे हैं। तो देखिए, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की जनसंख्या है 6.27 करोड़। यह क्लास नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। हमारे इस चैनल पे यूपी पुलिस साहित्य यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव पे क्लास चलाई जा रही है। तो ये एक नया चैनल है, थोड़ा इसे सपोर्ट जरूर करें।